हेलो स्टूडेंट, इतिहास विषय में आज हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। यानी हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो उस समय जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक प्रमुख नगर थे, तो ये संस्कृति के उस समय के महान नगर माने जाते थे। तो इन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी, या हड़प्पा की जो संस्कृति थी या सभ्यता थी तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहली बच्चों हम देखते हैं नगर योजना। ठीक है, यानी हड़प्पा नगर जो था तो वो इतने अच्छे तरीके से उसका नियोजन किया गया था, यानी पूर्व विचार सोच समझ के उसको व्यवस्थित तरीके से पहले नगर की एक योजना बना ली जाती थी, फिर उसके बाद में उस योजना को साकार रूप दिया जाता था। तो ऐसा लगता है उस समय की नगर योजना को देख के कि जैसे बहुत सारे इंजीनियरों ने मिलके पहले इसकी योजना बनाई हो और योजना के अनुसार ही नगर का निर्माण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता था। तो हम देख रहे हैं कि नगर योजना का पूरे नगर को दो भागों में विभाजित किया जाता था। तो इसका जो पूर्वी भाग होता था, पूर्वी भाग प्राय निचले तल पर होता था और यह पश्चिमी भाग से बड़ा होता था। पूर्वी भाग निचले तल पर होता था, ये पश्चिमी भाग से बड़ा होता था। और जो पूर्वी भाग है वह वहाँ के सामान्य जीवन के लिए, सामान्य लोगों के लिए, यानी वहाँ की प्रजा के लिए पूर्वी भाग होता था जो कि निचले तल पर होता था। और जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग ऊंचाई पर होता था। यह पूर्वी भाग से छोटा होता था, लेकिन यह प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के लिए तो यहाँ दुर्ग आदि बनाए जाते थे। ठीक है, पूर्वी भाग में मनुष्यों के, प्रजा के रहने के लिए मकान होते थे और जो पश्चिमी भाग है तो वो ऊंचाई पर होता था और यहाँ दुर्ग, किले और प्रशासनिक भवन आदि बनाए जाते थे जो प्रशासनिक कार्यों के लिए, राज्य कार्यों के लिए और धार्मिक कार्यों आदि के लिए ये होते थे। और दुर्ग जो भी पूर्वी भाग के स्थान था तो उसको दीवार, चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता था। एक बहुत बड़ी दीवार, यानी नगर को भी दीवार से सुरक्षित कर दिया जाता था। और जो पश्चिमी भाग पर जो ऊंचाई पर था तो उसके भी चारों तरफ से प्राचीर या दीवार बना दी जाती थी। तो क्योंकि उस समय सुरक्षा के लिए नगर को भी चारों तरफ से दीवार से सुरक्षित कर दिया जाता था और जो किले, दुर्ग वगैरह हैं वहाँ भी चारों तरफ से दीवार बना के उनको सुरक्षित कर दिया जाता था। तो हम देख रहे हैं कि नगर की योजना जो है काफ़ी सुनियोजित तरीके से की जाती थी और इसके अंतर्गत जो विख्यात जो नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों को देखकर ऐसा लगता है, तो हमारे इतिहासकार जो मजुमदार जो सर हैं तो उन्होंने बताया था, डॉक्टर R.C. मजुमदार ने कहा था कि मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखने वाला व्यक्ति जो है प्राचीन नगरों के नियोजन की कारीगरी और सफाई, यानी प्राचीन नगरों को किस तरह से बनाया जाता था, उनको नियोजन यानी किस तरह से उनको व्यवस्थित किया जाता था और उनकी कारीगरी कितनी कुशलता से की जाती थी, तो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो इस तरह से प्राचीन सभ्यता के जो केंद्र हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी तारीफ आज भी हमारे प्राचीन इतिहासकार लोग करते हैं। इसी के आगे हम आते हैं जल निकासी, यानी उस समय की जो व्यवस्था थी तो पानी की निकासी के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। तो सबसे पहले तो पूरे नगर को चौड़ी चौड़ी सड़कों से विभाजित किया जाता था, यानी सड़कें भी ऐसी बनाई जाती थी जो कि समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। एक सड़क पूरी चौड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आती थी और दूसरी चौड़ी सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। तो
सभी मुख्य जो सड़कें थी वह एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती थी और सड़कों का निर्माण भी इस तरह से किया जाता था कि यहाँ शुद्ध हवा और प्रकाश आदि के लिए यहाँ के आवागमन में कोई किसी तरह का व्यवधान ना हो, तो प्रकाश और हवा को देखकर ही सड़कों का और मकानों आदि का निर्माण किया जाता था। तो मुख्य सड़कें होती थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, और इन्हीं मुख्य सड़कों से छोटी छोटी सड़कें या छोटी छोटी गलियाँ निकला करती थी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सड़कें बहुत अधिक चौड़ी मिली हैं जिनकी चौड़ाई बहुत अधिक थी, तो उनको हमारे इतिहासकारों ने राजमार्ग के रूप में उनकी पहचान की है। ठीक है, और इन्हीं मुख्य सड़कों से छोटी छोटी या पतली पतली सड़कें निकाली जाती थी जो कि गांव के या नगर के अंदर तक जाती थी। और जल निकासी की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो उस समय जो मतलब जो पतली सड़कें थी या छोटी सड़कें थी या जिनको उप सड़क भी बोला जा सकता है, तो ये मुख्य सड़कों से जुड़ती थी, और जो पतली सड़कें थी वो नगर के अंदर पूरे भागों में फैली हुई थी। प्रत्येक घर के सामने से पतली सड़क निकलती थी। तो उस समय जल निकासी के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि जो मकान बनाए गए थे तो मकानों की जो दीवार सड़क के किनारे जो नाली बनी हुई थी, पक्की नाली, सड़क के जो पतली सड़क है उसके ठीक किनारे से पतली नाली बनाई गई थी। तो भवनों की जो दीवार है वह नाली से जुड़ी हुई थी। तो भवनों का जो पानी है वह भवनों के से होता हुआ नालियों में आता था, और नालियाँ जो है पतली सड़क के साथ होते होते मुख्य सड़क पे आके जो चौड़ी नालियाँ हुआ करती थी तो उनमें आके मिल जाती थी। यानी नालियों का पानी बड़ी नाली में आता था, और बड़ी नाली जो है वह उसके नगर के बाहर इसको दूषित जल को निकालने के लिए इसकी व्यवस्था बहुत ही उत्तम तरीके से की गई थी। नालियाँ कैसी थी? नालियाँ पक्की थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इनकी चौड़ाई भी काफ़ी 2-2, 3-3 मीटर के लगभग थी, और इनकी गहराई इतनी अधिक थी, नालियों की गहराई, कि उसमें व्यक्ति आराम से खड़ा हो सकता है। यानी 6-6, 7-7 फीट की इनकी गहराई बनाई गई थी। यानी पानी की निकासी के लिए पर्याप्त और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई थी। आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, और जो इनके सड़कों के साथ साथ ही जो नालियाँ बनाई गई थी पक्की थी, चौड़ी थी और काफ़ी गहरी भी थी। तो नगर का जो पानी है उपयोग के बाद का, वह घरों का पानी सीधे नालियों में आता था, और पतली नालियाँ जाके सीधे बड़ी नाली में मिलती थी, और बड़ी नाली जो है वो पानी को सीधे नगर के बाहर निकालती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि उस समय का जो नगर की स्थापना थी तो काफ़ी सोच विचार के बाद में इसकी व्यवस्था की जाती थी। पहले एक सीमा का आकलन कर लिया जाता था कि पूर्वी भाग में इतनी सीमा में नगर बसाया जाएगा, और उसके समीप जो ऊंचाई वाला भाग होता था पश्चिमी भाग, वह प्रशासनिक या राजनयिक कार्यों के लिए होता था। तो वहाँ किले, दुर्ग और प्रशासनिक भवन बनाए जाते थे जो धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। और निचले स्तर पर जो नगर बनता था तो नगर के लिए यह ध्यान रखा जाता था कि जो भी मकान बनते थे तो मकान बनाने से पहले व्यवस्थित चबूतरों को बनाया जाता था। पहले मुख्य सड़कें निकाली जाती थी, सड़कों के साथ साथ नालियों का निर्माण किया जाता था, और फिर बीच की जो भूमि थी वह मकानों के लिए निश्चित की गई थी। तो इसी भूमि पर सबसे पहले व्यवस्थित चबूतरे बनाए जाते थे, और फिर उन्हीं चबूतरों पर मकान बनाए जाते थे। तो जो मकान बनाए गए हैं उनके जो अस्तित्व मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं उत्खनन में, वो इतने अधिक सुनियोजित उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं कि मकानों का जो मेन दरवाज़ा होता था, मुख्य दरवाज़ा, तो मुख्य दरवाजे से झांकने पर मकानों के अंदर की रूपरेखा को सामने वाला आगंतुक है या कोई अपरिचित व्यक्ति
मुख्य दरवाजे से देखेगा तो उसको सीधा सीधा सामने का अंदर का भाग नहीं दिखाई देता था, क्योंकि आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। तो इस तरह से और जो मकान बनाए जाते थे, मकानों में हवा और सूर्य के प्रकाश के आने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी, रोशनदान लगाए जाते थे और जो खिड़की दरवाजे होते थे वह सूर्य के प्रकाश की ओर रखे जाते थे। और इस तरह से जो मकान बनाए जाते थे उनमें जल निकासी के लिए, हवा के लिए और सूर्य के प्रकाश के लिए पर्याप्त उनका वो महत्व दिया जाता था, यानी ध्यान दे के बनाए जाते थे। और जो यहाँ का जो मतलब कुछ मकान ऐसे मिले हैं जो छोटे हैं, कुछ 2-2 कमरों वाले मकान मिले हैं, लेकिन कुछ मकान ऐसे हैं जो कि बड़े हैं और उनमें कई कमरे एक साथ इन मकानों में पाए गए हैं। तो जो आंगन होता था, ये अंदाज़ लगाया गया है कि उस समय जो आंगन हुआ करता था तो आंगन मकान का केंद्र होता था। आंगन के चारों तरफ व्यवस्थित कमरे बने हुए होते थे और ये समय के लोग जो थे वह अपने एकांतता को अति महत्व देते थे, यानी वह अपने काम से काम रखते थे, ठीक है, शांति प्रिय थे और ये व्यापार में इनकी रुचि थी, व्यापारिक क्षेत्रों में इनकी काफ़ी रुचि थी, शांति प्रिय थे, ये हथियारों का उपयोग नहीं करते थे और तरह तरह के व्यापारिक कार्य करके उन्नति के कार्यों में लगे रहते थे। तो व्यक्ति अपनी एकांतता के लिए उसने कुछ गर्भगृह भी बना रखे थे जिनमें जाके वह अपने व्यापारिक कार्यों को करता था, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं था कि कार्य करते समय उसे कोई डिस्टर्ब करे। तो इस तरह से नगर की व्यवस्था काफ़ी सुनियोजित तरीके से की गई थी और प्रत्येक घर में कुआं था, ताकि जो घर के लिए है वो उसके कुएं का पानी घर में उपयोग कर सके प्रत्येक घर में। और कुएं की संरचना ऐसे की जाती थी ताकि जो राहगीर वहाँ से निकले तो उस कुएं का पानी उस राहगीर भी पी सके, यानी कुएं को इस तरीके से बनाया जाता था कि कुछ भाग उसका मकान के अंदर रहता था और कुछ भाग बाहर राहगीरों के लिए कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से जो व्यवस्था मिली है वो काफ़ी सुनियोजित तरीके से नगर को बसाया गया था। अब हम देख रहे हैं इसी के अंतर्गत अन्न भंडागार, यानी अन्न को रखने के लिए बहुत बड़े बड़े भंडागार उस समय, या जिसको हम कह सकते हैं कि माल गोदाम, तो उस समय बहुत बड़े बड़े माल गोदाम प्राप्त हुए हैं जहाँ से ये संकेत मिलता है कि वहाँ अन्न को सुरक्षित रखा जाता होगा। तो इस तरह से अन्न को सुरक्षित रखने के लिए भंडागार या अन्न भंडागार या माल गोदाम बनाए जाते थे। तो वहाँ से एक विशाल माल गोदाम प्राप्त हुआ है जिसकी इतनी विशाल संरचना है कि उसका मतलब जो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो अवशेषों से और उसकी साइज देख के तो ये बहुत बड़ा विशाल ये भंडागार है। और इसकी जो दीवारें हैं वो तो ईंटों से बनाई गई हैं, लेकिन इसके ऊपर का भाग जो है वह लकड़ियों से, ऊपर की छत लकड़ियों से बनाई गई है। तो इस तरह से इस भंडागार में अन्न को सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। और अगला आता है विशाल स्नानागार, यानी नहाने का जो स्नानागार होता है। तो सबके घरों में स्नानागार होते थे, लेकिन एक विशाल स्नानागार पाया गया है जिसके चारों तरफ, जिसकी लंबाई है 54 मीटर और चौड़ाई है जिसकी 32 मीटर। तो ऐसा हमारे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो स्नानागार है इतने व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, बीच में स्नानागार है, 54 मीटर लंबा, 32 मीटर चौड़ा और इसके चारों तरफ से सकरी सकरी गलियां निकली हुई हैं और स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और स्नानागार के चारों तरफ छोटे छोटे कमरों के संकेत भी मिले हैं। तो इससे हमारे इतिहासकार यह अंदाज निकालते हैं कि ये जो स्नानागार था उस समय के जो धार्मिक कार्य थे या उत्सव हुआ करते थे या जो त्यौहार हुआ करते थे बड़े बड़े, तो उस समय नगर की समस्त प्रजा इन स्नानागारों में आके स्नान किया करती थी। तो इस तरह से इतना विशाल
स्नानागार जो प्राप्त हुआ है। और जलाशय जो है स्नानागार है तो उसका फर्श और उसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और इन ईंटों की जो जुड़ाई की है वह जिप्सम जो कि कठोर पदार्थ है, यानी इसकी जुड़ाई भी बहुत ही मजबूत तरीके से की गई है। और इसके 3 तरफ कमरे बने हुए हैं और इनमें से एक जो कमरा है, 3 तरफ कमरे बने तो इनमें से एक कमरे में एक बड़ा कुआं बना हुआ है। ठीक है, तो जिससे क्या अंदाज निकालते हैं हमारे इतिहासकार के जलाशय में जिससे पानी आता होगा। और जलाशय का पानी भी निकालने के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसके उत्तर में एक गली से दूसरी तरफ और अपेक्षाकृत एक छोटी संरचना में 8 स्नानागार अलग बने हुए हैं। ठीक है, तो ये स्नानागार जो हैं गलियारे के दोनों तरफ 4-4 की संख्या में व्यवस्थित किए गए हैं। पहले एक बड़ा स्नानागार है और स्नानागार के दोनों तरफ 8 स्नानागार अलग से बने हुए हैं जो 4-4 दोनों तरफ से संख्या में बनाए गए हैं। तो इतिहासकार मानते हैं कि यह जलाशय जो है संभवतः धार्मिक त्योहारों या पवित्र पर्वों पर नगर के लोग इसमें आते होंगे, स्नान करते होंगे और यहीं अपने जो भी इनके धार्मिक कार्य हैं तो यहाँ अपने धार्मिक कार्यों को किया करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर का नियोजन था वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से किया जाता था। नियोजन करने से पहले ऐसा लगता था जैसे कई इंजीनियरों ने मिलके इस नगर के निर्माण कार्य के लिए इसकी व्यवस्था या संरचना पहले से बना के रखी हुई हो। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रशासनिक भवन थे उनको पश्चिमी भाग में और ऊंचाई पर बनाया जाता था और जो नागरिक भवन थे या सामान्य जन के लिए थे जो वहाँ तो वह पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग से बड़े आकार के होते थे और निचले तल पर तो ऊंचाई पर उनको क्या बनाया जाता था प्रशासनिक भवनों को, ताकि दूर से ये किसी आक्रमण को या किसी अनहोनी को आता देखें तो अपने नगर की सुरक्षा के लिए ये सावधान हो सकें। वैसे तो अपने और नगर की सुरक्षा के लिए इन्होंने चारों तरफ से दीवार बना रखी थी, लेकिन फिर भी ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि ये अपने नगर का निरीक्षण आसानी से ऊंचाई से कर सकें। तो इस तरह से जो विशेषताएं हैं तो उनमें सबसे मुख्य विशेषता है वहाँ की नगर के नियोजन की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था और वहाँ का जो स्नानागार मिला है। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मानी जाती हैं।